बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्जाम की तैयारी का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। आज हम बात करेंगे न्यू प्रोविंसेस के हवाले से कि पाकिस्तान में नए सूबों का कयाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो क्यों, अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों। इस चीज के हवाले से हम बात करेंगे। और आप सब जानते हैं कि नए सूबों के हवाले से काफी बहस चल रही है, बहुत सारी तहरीकें चल रही हैं इस वक्त पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से। तो ये भी हमारा जो है वो हार्ट टॉपिक है। CSS PMS में अक्सर इस हवाले से सवाल आता है कि पाकिस्तान में नए सूबों की कयाम की जरूरत है, अगर है तो किन बेसिस पर, और अगर नहीं है तो किन बेसिस पर। इसके हवाले से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिस्क्राइब करूंगा सिचुएशन को कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है जी, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर नए सूबे बनने चाहिए तो उनके बेनिफिट क्या होंगे हमें। ठीक है जी, बेनिफिट्स ऑफ न्यू प्रोविंसेस की हम बात करेंगे। नंबर 1 हम डिस्क्राइब करेंगे सिचुएशन को जो इस वक्त है करंटली न्यू प्रोविंसेस के हवाले से। बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि अगर नए सूबे बनने चाहिए तो उनका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया फॉर न्यू प्रोविंसेस। ठीक है जी, नए प्रोविंसेस के लिए क्राइटेरिया। और फिर हम जो चैलेंजेस हैं नए सूबों की राह में कि नए सूबे हमारे बन क्यों नहीं रहे, अगर उनके फायदे भी हैं, जरूरत भी है, तो बन क्यों नहीं रहे। और फिर हम जो है वो फाइनली वे फॉरवर्ड की बात करेंगे कि किस तरह से हम जो हमारी सूरत हाल है इसको बेहतर बना सकते हैं। तो ये आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा है कि पहले हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करेंगे प्रोविंस के हवाले से, बेनिफिट, क्राइटेरिया और चैलेंजेस, फिर वे फॉरवर्ड। तो ये आज के हमारे लेक्चर का हिस्सा है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को। तो पाकिस्तान जो है वो एक फेडरेशन है और इसमें 4 हमारे प्रोविंस हैं जी। 4 प्रोविंस हैं, कौन कौन से? पंजाब, सिंध, और हमारे पास है जी बलूचिस्तान, और फिर हमारे पास है जी हमारा KPK। ये हमारे पास 4 प्रोविंसेस हैं। अब अगर हम देखें तो रकबे के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा है जी बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान का एरिया जो है वो है 43% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, यानी कि राउंड अबाउट इतना एरिया बनता है। और आबादी कितनी है जी वहां पे? 12 मिलियन के राउंड अबाउट आबादी है बलूचिस्तान की। फिर हमारा जो सूबा है जी दूसरे नंबर पर हमारा सूबा आ जाता है जी पंजाब। और पंजाब की अगर हम आबादी की बात करें तो पंजाब की जो आबादी है वो है 110%। या अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया आ जाता है जी 26%। पाकिस्तान के एरिया की अगर हम बात करें टोटल तो उसमें से पंजाब का 26% है, और आबादी जो है वो बन जाती है जी 110 मिलियन। ठीक है जी, जो कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 53% बनती है। यानी कि सिर्फ एक सूबा आपकी आधे से ज्यादा आबादी को संभाले हुए है। सिर्फ एक सूबे के अंदर आपकी आधे से ज्यादा आबादी रहती है। एक सूबा जो आपके आधे के करीब बनता है उसमें सिर्फ 12 मिलियन लोग रहते हैं। फिर उसके बाद हमारा सिंध है। सिंध के अंदर जो कुल लोग हैं वो है जी अराउंड अबाउट 60 मिलियन के करीब वहां की आबादी है। 110 उसका हो गया, 12 इसका हो गया। और KP जो है, KP की आबादी तकरीबन 30 मिलियन के करीब या इससे थोड़ी ज्यादा होगी। फाटा मर्जर के बाद अगर देखें तो ज्यादा हो जाएगी, KP की इतनी आबादी है। तो ये कुछ इस तरह की हमारे पास डिवीजन है आबादी की। और अगर हम देखें तो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा हमारा पंजाब, और रकबे के लिहाज से हमारा सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान। तो ये इस तरह का हमारा है। और टोटल जो अगर हम आबादी की बात करें या ओवरऑल हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो पाकिस्तान का एरिया है जी 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर, मुरब्बा किलोमीटर। ये हमारा टोटल एरिया है। और अगर हम इसको देखें इसी के साथ कंपैरिजन में, अगर हम कुछ दूसरे ममालिक देखें तो तुर्की की बात कर लेते हैं। तुर्की का एरिया है 7,83,562 किलोमीटर, 7,83,562 स्क्वायर किलोमीटर। अब पाकिस्तान का है 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। अब दोनों का देखें एरिया राउंड तकरीबन बराबर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हैं जी 4 प्रोविंस और तुर्की के अंदर हैं आपके मोर देन 81 प्रोविंस है वहां पर।
तो उन्होंने अपने लिए आसानी करने के लिए तुर्की को 81 सूबों में डिवाइड किया हुआ है। पाकिस्तान के साथ अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया में इस वक्त जो है वो 36 जो है वो आप सूबे कह सकते हैं, जिनमें से 29 स्टेट्स हैं और सूबों के बराबर ही होती हैं, और साथ में 7 जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज, तो ये कुल मिला के 36 बन जाते हैं। इसी तरह जब तकसीम बरे सगीर हुई थी, ठीक है जी, तकसीम हिंदुस्तान के वक्त 1947 में हमारा जो पंजाब था 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। एक वेस्टर्न जो है वो पंजाब, वेस्टर्न पंजाब हमारा है, ठीक है, और ईस्टर्न पंजाब उनका है जी, मशरकी पंजाब। तो मशरकी पंजाब को उन्होंने मजीद डिवाइड करके नए सूबे बनाए हैं। वहां पर उन्होंने ईस्टर्न पंजाब से हरियाणा और फिर साथ में हिमाचल प्रदेश, ये दो सूबे जो उन्होंने अब कहां से बना दिए, उन्होंने ईस्टर्न जो पंजाब है उसको डिवाइड करके ये सूबे उन्होंने बनाए हैं। कब बनाए हैं जी? 1966 में, 1966 में इंडिया ने पंजाब से मजीद सूबे बनाए हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ईरान की बात करें, ईरान में, तो ईरान में कितने सूबे हैं जी? ईरान में 31 प्रोविंस हैं, 30 से अबव प्रोविंस हैं जी, ईरान में भी 30 मोर देन 30 प्रोविंस है। इसी तरह चाइना में, तो चाइना में भी 30 से ज्यादा प्रोविंस है, 34 प्रोविंस है चाइना में। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में भी जो है वो 34 प्रोविंस है। तो इस तरीके के साथ जितने भी हमारे आसपास ममालिक हैं, तो उन्होंने अपनी जो फेडरेशन है उसमें ज्यादा यूनिट्स किए हुए हैं, उसको बहुत सारे यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आसान की जा सके। अब बांग्लादेश की बात करें, जो हमारा एक सूबा था मशरकी पाकिस्तान, तो उसमें भी बहुत सारे जो है वो डिवीजन बनाए गए हैं, बहुत सारे जो है वो नए सूबे बनाए गए हैं। अब हमारे यहां जब से पाकिस्तान बना है 1947 से ऑनवर्ड, तो वही 4 प्रोविंस हैं, यानी कि हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर मजीद इसको डिवाइड नहीं किया गया। और क्यों नहीं डिवाइड किया गया? जाहिर है बहुत सारी रीजंस हैं इसके पीछे कि हमने बस वही जो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ना तो पॉलिटिकल पार्टी चाह रही थी और बहुत सारे फैक्टर्स थे, वो सारे फैक्टर्स इसके रास्ते में, जिसकी वजह से हम अभी तक वहीं पर हैं, हमने इनको मजीद सूबों में डिवाइड नहीं किया। अब देखिए, इतना बड़ा आपका एक सूबा पंजाब, वो मुल्क की आधे से ज्यादा आबादी उसके अंदर रह रही है, तो वो तो डोमिनेट करेगा हर जगह पे। जब वो डोमिनेट करेगा, जाहिर है आबादी ज्यादा है, आबादी के लिहाज से आपको सीटें मिलेंगी, आबादी के लिहाज से आपकी नुमाइंदगी होगी, आबादी के लिहाज से आपको वसाइल मिलेंगे। तो जब एक ही सूबे को बहुत ज्यादा वसाइल मिलेंगे, अगर से वो आबादी के लिहाज से बड़ा है, लेकिन फिर भी जिन सूबों की आबादी कम है या छोटे सूबे हैं, जैसे आपका खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, तो उनके लोगों के अंदर एक एहसास महरूमी और एक किस्म का ग्रीवेंसेस जो है वो पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के मसाइल जो है वो ये समझ रहे होते हैं कि हमारे सारे वसाइल जो है वो कहां पे लग रहे हैं जी, हमारे सारे वसाइल जो है वो पंजाब में लग रहे हैं, सब कुछ हमारा पंजाब खा रहा है। तो इस तरह की चीजें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, जो कि फेडरेशन के लिए, वफाक के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो हम बात करेंगे कि इनको मजीद सूबों में तकसीम होना चाहिए, और मजीद सूबों में अगर तकसीम हम करें तो उसके बेनिफिट क्या हैं जी, न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, और उसके बेनिफिट्स जो है वो क्या हैं जी, बेनिफिट्स ऑफ न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले मैं जो बात अभी कर रहा था कि ये जो है वो आपकी फेडरेशन को क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे, बैलेंस दी फेडरेशन। फेडरेशन को बैलेंस करने से क्या मुराद है? यही जो मैं बात कर रहा हूं कि कौमी असेंबली में जो सीटें हैं वो आपके मिलती हैं जी किसके हिसाब से, नेशनल असेंबली सीट, ये मिलती हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। अब पॉपुलेशन किसकी ज्यादा है जी? पॉपुलेशन पंजाब की ज्यादा है। जब पॉपुलेशन पंजाब की ज्यादा है, यानी कि हमने कहा कि पॉपुलेशन तकरीबन 53% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की वो पंजाब में रहती है। तो जब पंजाब में रहती है तो फिर ये होगा कि उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी, उनको सीटें ज्यादा मिलेंगी, उनको वसाइल ज्यादा दिए जाएंगे। तो जो छोटे सूबे होंगे उनके दिलों में, उनके अंदर एक ग्रीवेंसेस पैदा होंगे, उनके अंदर एक
एहसास ये पैदा होगा कि जी पंजाब हमारा सब कुछ खा गया है। तो इस तरीके के साथ हमारी जो फेडरेशन होगी वो उसके लिए ये नुकसानदेह है। जब नए सूबे बनाएंगे, इसको आप दो हिस्सों में डिवाइड कर दें, आप दो हिस्सों में यूं डिवाइड कर देंगे, एक आपके पास 30 आ गया, एक 23% आ गया। तो अब जो 33% है या 30 आपके परसेंट है, ठीक है, तो अब बाकी जो सूबे होंगे जिसकी आबादी 15% है, 20% है या 25% है, तो तकरीबन ये बैलेंस हो जाएगा। इन सबको जो चीजें, जितने वसाइल मिलेंगे, जितनी इनको नुमाइंदगी मिलेगी, जितनी सीटें मिलेंगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी जी, बराबर हो जाएंगी। जब वो सीटें बराबर होंगी, थोड़ा बहुत फर्क होगा, तो फिर ये जो ग्रीवेंसेस हैं ये खत्म हो जाएंगे, ये कम हो जाएंगे, और इस तरीके के साथ आपकी जो फेडरेशन होगी वो बैलेंस होगी। सिर्फ एक सूबा उस पर डोमिनेंट नहीं होगा, एक सूबे की जो डोमिनेंसी है, उसकी जो फोकियत या आप कह सकते हैं कि पावर है, उसको आप रिड्यूस कर देंगे। आपकी फेडरेशन क्या होगी, बैलेंस होगी, फेडरेशन आपकी स्ट्रांग होगी। दूसरा फायदा क्या होगा, देखें, हम सूबों को इसलिए भी चाहते हैं कि वो नए सूबे बनाए जाएं कि उसका फायदा ये होगा कि आपकी जो पावर होगी वो डिसेंट्रलाइज होगी। जब पावर डिसेंट्रलाइज होगी तो फिर क्या होगा, फिर गवर्नेंस आपकी बेहतर होगी। जितना लो लेवल पर आपकी गवर्नेंस आएगी, उतना आपकी जो गवर्नेंस होगी वो बेहतर होगी। लोगों के साथ जितना ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ेगा, ठीक है जी, लोग जितना ज्यादा अपने हकाम तक, अपने नुमाइंदों तक अपनी अप्रोच कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे, तो फिर उतना ज्यादा जो है वो काम उनका होगा और उनके लिए बेहतरी होगी। डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है जी, आप कह सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन से पावर नीचे आएगी। एंड गुड गवर्नेंस, ठीक है जी, इससे गवर्नेंस भी आपकी इंप्रूव होगी। ठीक है जी, ये डिसेंट्रलाइजेशन एंड गुड गवर्नेंस, इससे लोगों को इदारों तक एक्सेस होगी। अगर लोगों की इदारों तक रसाई नहीं होगी तो वो अपने मसाइल हकाम तक पहुंचाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, और जब नए सूबे बनाएंगे तो लोग जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम पंजाब की ही बात कर लेते हैं, तो पंजाब में जो साउथ पंजाब है, वहां से लोगों को, जो आपका प्रोविंशियल कैपिटल है लाहौर, तो लाहौर तक आना डिफिकल्ट होता है। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर और जो आपका कोहिस्तान है, इसके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। आपको पूरा एक दिन चाहिए कोहिस्तान से आप ट्रैवल करके पेशावर पहुंचे, तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है। तो जब आप इसको मजीद सूबों में डिवाइड कर देंगे तो फिर क्या होगा, आसानी के साथ आप जो है वो यहां तक पहुंच सकेंगे। अगर आप देखें तो लाहौर और मुल्तान की हम बात कर लेते हैं कि लाहौर और मुल्तान, जो आपका लाहौर है ये कैपिटल है पंजाब का, और मुल्तान जो है वो साउदर्न पंजाब में है। इनके दरमियान तकरीबन 300 किलोमीटर का फासला है। अगर एक बंदा है, उसका कोई काम है लाहौर में, प्रोविंशियल कैपिटल में, और वो मुल्तान से 300 किलोमीटर ट्रैवल करके कहां जाएगा जी, लाहौर जाएगा अपना मसला हल करने के लिए। उसको कितनी थकावट होगी, उसको कितना खर्चा करना पड़ेगा, उसको कितना थकना पड़ेगा, कितना उसको अपना टाइम जाया करना पड़ेगा, तो ये चीजें आप देख लें। फिर इसी तरह आप कराची को देखें जी, कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, और यहाँ पे कश्मीर जो है वो आपका सिंध में है जी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 600 किलोमीटर का है। यानी कि अगर कश्मीर के किसी बंदे का कोई काम है प्रोविंशियल कैपिटल में, हाई कोर्ट में उसने जाना है या कोई और काम है उसका, तो उसको 600 किलोमीटर का फासला तय करके कराची जाना पड़ेगा अपने काम के लिए। बजाय इसके कि आप कश्मीर के करीब कोई, मतलब आप बना दें, इस तरह की अरेंजमेंट कर दें, नए सूबे बना दें जिसमें कश्मीर को ज्यादा आसानी के साथ कश्मीर वहां तक अप्रोच कर पाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो कोयटा और गवादर को देख लें, कोयटा एंड गवादर, तो इनका जो है फासला वो तकरीबन राउंड अबाउट 1000 किलोमीटर है। यानी कि 1000 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना पड़ेगा कोयटा से, कोयटा आने के लिए गवादर से। तो अब एक बंदा जिसका गवादर में वो रह रहा है और गवादर से उसका कोई काम पड़ जाता है कोयटा में, तो 1000 किलोमीटर उसको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। तो इसी तरह आप देखें, अगर उसकी बात करूं मैं, कोहिस्तान की जो बात मैं कर रहा हूं, ठीक है, या आप सवात, दीर, इनके इलाकों की बात करें तो बहुत ज्यादा इनका फासला है। या डीआई खान की बात करें, डीआई खान से पेशावर, तो ये बहुत दूर आपके जो है वो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, इनके दरमियान बहुत ज्यादा डिस्टेंस है।
और इस डिस्टेंस की वजह से जो है वो मसाइल जो है वो बढ़ रहे हैं, मसाइल हल नहीं हो रहे। तो अगर आप नए सूबे बनाएंगे तो डिसेंट्रलाइजेशन होगी और आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी। पेशावर में बैठा हुआ एक बंदा कोहिस्तान के बंदों के मसाइल को सही से नहीं समझ सकता और वो सही से मसाइल को हल नहीं कर पाएगा। इसी तरह कराची में बैठा हुआ बंदा कश्मीर के मसाइल को इतना अच्छी तरह से नहीं समझेगा जितना उसी कश्मीर के पेरिफेरी में, उसी एरिया के अंदर रहने वाला बंदा समझेगा। लाहौर में बैठा हुआ बंदा मुल्तान के, भावलपुर के या जो जनूबी पंजाब है उसके मसलों को सही से नहीं समझेगा। तो इस तरह की चीजें आपके लिए जो है वो मुश्किल होती हैं। तो अगर हमारे नए प्रोविंस बनेंगे तो ये हमारे मसाइल कम हो जाएंगे। ठीक है जी। और इसी तरह अगर आपका प्रोविंशियल कैपिटल, वही बात है कि दूर होगा तो आपके जब मसाइल हल नहीं होंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी जो होगी वो आपकी सफर करेगी। लोगों का डेमोक्रेसी पर जो है वो एतमाद कम होगा। लोग ये समझेंगे कि यार हमारा तो मसले हल नहीं हो रहे, तो ये जो हमारा सिस्टम है ये खराब है। तो इस तरीके के साथ अगर हम नए प्रोविंस बनाएंगे तो ये गवर्नेंस बेहतर होगी, डेमोक्रेसी पर लोगों का एतमाद भी बढ़ेगा। आपका तीसरा आप इसका बेनिफिट कह सकते हैं कि लोकलाइजेशन ऑफ फंड। सेम ये जो पहला पॉइंट है उसी के साथ रिलेटेड है जो हमने अभी बात की है कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी। जब डिसेंट्रलाइजेशन होगी तो आपके जो फंड्स आएंगे वो लोकल सतह पर आएंगे। लोकलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात है जी, कि आपके फंड्स जो है वो जब नए सूबे बनेंगे तो नए सूबे बनने से आपके जो फंड होंगे वो भी उन नए सूबों को ट्रांसफर होंगे। उन नए सूबों को ट्रांसफर होंगे तो उनके मसाइल जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हल हो जाएंगे। तो इस तरीके के साथ लोकल लोगों को फंड मिलेंगे, लोकल जगहों पे लगेंगे और लोगों के जहनों में जो ग्रीवेंसेस हैं वो दूर होंगे। जैसे अभी जनूबी पंजाब वाले ये कह रहे हैं जी कि हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, सारा कुछ लाहौर में, सेंट्रल पंजाब में लग जाता है। हजारा वाले कहते हैं जी सारा कुछ पेशावर, चारसदा, मर्दान, स्वाबी वहां पे लग जाता है जी, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है। इसी तरह जो साउदर्न केपी है, बन्नू, डीआई खान और करक, ये यहाँ के लोग ये कह रहे हैं जी कि हमें कुछ नहीं मिलता, सारा कुछ जो है वो आपका जो सेंट्रल केपी है वहां पे लग जाता है जी। तो इस तरीके के मसाइल जो रूरल सिंध है वो ये कह रहे हैं जी सारा कुछ तो कराची में लग रहा है जी, हमें तो मिलता ही कुछ नहीं है। तो इस तरीके के जो मसाइल होंगे वो जब हम नए सूबे बनाएंगे तो जो फंड एलोकेशन होगी तो वो भी बेहतर होगी। जब फंड एलोकेशन बेहतर होगी तो लोगों के मसाइल भी हल होंगे और गवर्नेंस के मसाइल भी हल होंगे और आपके मामला जो है वो ठीक होंगे। अब एक और चीज है, हमारे यहाँ एक मसला ये चल रहा है कि जो हमारे पुराने शहर हैं उन पर आबादी का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। यानी कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं तो लोग जो देहातों से, छोटे शहरों से वो माइग्रेट करते हैं जी बड़े शहरों की जानिब, क्योंकि वहां पर रोजगार के मौके हैं, वहां पर तालीम के मौके हैं, वहां पर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा मिलती हैं, सेहत की सहूलियात मिलती हैं, आगे बढ़ने के ज्यादा मौके हैं। तो जब आप नए सूबे बनाएंगे, प्रोविंशियल कैपिटल बनेंगे, आप नए सिटीज डेवलप करेंगे तो फिर जो बड़ी आपकी सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, तो उनके ऊपर जो बर्डन होगा, जो माइग्रेशन होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। और नए कैपिटल जो आपके बनेंगे दैट विल बी मोर बेनिफिशियल, कि आपकी कंट्री जो है वो डेवलप होगी और इस तरीके के साथ जो आपका इमिग्रेशन है दैट विल रिड्यूस। आप ये कह सकते हैं कि मोर कैपिटल्स विल बी प्लेड गुड रोल इन डेवलपमेंट। ठीक है जी, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ठीक है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के लिए ये जो नए कैपिटल्स होंगे ये बहुत ज्यादा रोल प्ले करेंगे। अब देखें, सिटीज जो होती है वो आपकी इकोनॉमी के लिए बहुत जो है वो वाइटल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सिटीज जो होती हैं, जितनी ज्यादा सिटीज होंगी तो इसका मतलब है वहां पर इंडस्ट्री लगेगी, वहां पर रोजगार के मौके मिलेंगे, वहां पर लोगों को सहूलियात मिलेंगी। तो सिटीज डेवलप होंगी, नए कैपिटल डेवलप होंगे और आपकी इकोनॉमिक जो है वो ग्रोथ होगी, आपकी इकोनॉमी जो है वो मजबूत होगी। अब जैसे आप फाटा को देख लें तो फाटा पूरे में कोई जो एक भी अर्बन सेंटर नहीं है, एक भी अर्बन सेंटर नहीं है, जिसकी वजह से फाटा के लोगों के पास किसी किस्म के कोई रोजगार के मौके नहीं है। वहां पर लोगों को एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं है। तो इस तरीके के साथ जो नए कैपिटल्स बनेंगे उससे इकोनॉमी भी आपकी मजबूत होगी और जो माइग्रेशन होगी
माइग्रेशन, ठीक है, विल बी रिड्यूस। माइग्रेशन विल बी, आपकी जो लोग मूव कर रहे हैं जी, अपने शहर छोड़ रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी। लोग अपने शहरों में ही जहां पर वो रह रहे हैं वहीं पर उनको सहूलियात मिलेंगी तो वहीं पर रहेंगे। और इस तरीके के साथ जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे लाहौर, कराची, मुल्तान वगैरह, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपकी जो हैं इनका बर्डन क्या होगा, रिड्यूस होगा जी। इनके मसाइल भी क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि एक शहर है, उस शहर के लिए एक स्पेसिफिक बजट एलोकेट किया जाता है। जब आप 10 बंदों के हिसाब से बजट एलोकेट करते हैं और वहां पर 15 बंदे आ जाएं तो देन उन 15 के लिए फिर फैसिलिटीज जो होंगी वो कम पड़ जाएंगी। आपके स्कूलों में जगह नहीं होगी, आपके अस्पतालों में जगह नहीं होगी, आपकी इंडस्ट्री में जगह नहीं होगी, आपके बल्दियाती इदारे जो है वो मामलात को सही नहीं कर पाएंगे, सफाई की सूरत खराब होगी, वाटर सप्लाई आप नहीं कर पाएंगे, फूड की शॉर्टेज होगी, सड़कें आपकी तंग होंगी, एनर्जी आप पूरी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे मसाइल इस तरीके के साथ पैदा होते हैं। तो जब आप नए कैपिटल्स डेवलप करेंगे, नए सिटीज डेवलप करेंगे, तो इस तरीके के साथ माइग्रेशन भी आपकी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये कुछ हमारे बेनिफिट हैं। यानी कि हम बात अगर करें तो सबसे पहले आपके नए सूबे बनने से आपकी गवर्नेंस बेहतर होगी, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन होगी, गवर्नेंस बेहतर होगी, ठीक है जी। आपकी फेडरेशन बैलेंस होगी, आपके मसाइल लोकल सतह पर हल होंगे, आपके फंड्स लोकलाइज हो जाएंगे, आपके नए कैपिटल्स बनेंगे और माइग्रेशन आपकी क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये आपके बेनिफिट हो गए जी। नए सूबे जो है वो बनाए जाएं तो उनके ये फायदे होंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो डिमांड कर रहे हैं सबको सूबा दे दे, ऐसी सूबे बना दें? नहीं, सूबे बनाने से पहले उनके लिए हमने एक क्राइटेरिया फिक्स करना होगा कि किस बेस पर, किन कंडीशंस पर हमने जो है वो लिसानी बुनियादों पर या लोगों की ख्वाहिशात पर, इस तरीके से ये होगा कि हर बंदा कहेगा कि यार हमें सूबा दे दें। नहीं, कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए और वो पैरामीटर्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि किन की बेस पर आप सूबा नया बनाएं। क्राइटेरिया, ठीक है जी, फॉर न्यू प्रोविंसेस। क्राइटेरिया फॉर न्यू प्रोविंसेस अगर हम बात करें तो पहली जो बात आपने, जिस तरह मैंने पहले बात की कि 53% आबादी आपकी जो है वो पंजाब में है, ठीक है जी। तो आपने उस आबादी के मसाइल हल करने हैं, आपने इंतजामी तौर पर सूबा बनाना है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। पहली बात आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपने अपने इंतजामी मामलात को देखकर सूबा बनाना है। नए सूबे बनाने हैं तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने हैं कि अगर जितनी एडमिनिस्ट्रेशन आपकी लोगों के करीब होगी, जितनी आप मतलब ये है कि जैसे अभी देखें, हम मिसाल ले लें कि 1905 में जब तकसीम बंगाल का मामला हुआ था तो अंग्रेजों ने जो है वो लॉर्ड कर्जन के दौर में अंग्रेजों ने जो बंगाल को तकसीम किया था, तो क्यों किया था? वो आसानी के लिए किया था, अपनी आसानी के लिए कि इंतजामी मामलात जो है वो बेहतर तौर पर वो संभाल सकें। कि इतने बड़े सूबे को एक ही गवर्नर, एक ही मतलब जो इंतजामिया है वो सही से नहीं संभाल सकती थी, तो इसलिए उन्होंने इसको कर दिया मशरकी और मगरबी बंगाल में तकसीम कर दिया कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। तो हम भी ये आप बात कर रहे हैं कि जब नए सूबे बनाए जाएंगे इंतजामी बुनियादों पर, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट आप बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बेहतर होगी। तो पहला जो क्राइटेरिया है जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने चाहिए। दूसरी बात कि अगर आप सूबा बना रहे हैं तो जिन इलाकों पर मुश्तमिल आप सूबा बनाते हैं तो क्या वो फाइनेंशियली भी सूटेबल हैं या नहीं है। अगर फाइनेंशियल सूटेबिलिटी होगी तो तब आप सूबा बनाएंगे। अगर फाइनेंशियली सूटेबिलिटी नहीं है, ये ना हो कि आप सूबा बना दें और फिर सूबा मांगता रहे जी फेडरेशन से कि हमें जो सूबे के मामला चलाने के लिए हमें जी फंड्स दें और वो डिपेंडेंट रहे फेडरेशन के ऊपर। तो नहीं, सूबा अपने क्या वसाइल खुद जनरेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है जी। वसाइल जनरेशन हो सकती या नहीं हो सकती, ये हमने सबसे पहले देखना है। जैसे अगर हम बात करें कि सिंध में ये बहस चल रही है कि कराची को अलग कर दिया जाए,
तो अगर कराची को अलग कर दिया जाए, कराची को अलग सूबा कर दें, रूरल जो सिंध है उसको अलग सूबा कर दें, तो हमने ये देखना है कि रूरल सिंध, आप देखें आपके पूरे मुल्क का जो 65% रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, टैक्सेस वगैरह सारी चीजें कहां से जनरेट हो रही हैं, कराची से जनरेट हो रही हैं। तो अगर कराची को अलग कर दें हम लोग बाकी सिंध से, तो जो रूरल सिंध है वो कहां से लाएगा जी? रूरल सिंध कहां से अपने खर्चे पूरे करेगा? जो जरूरियात होती हैं सूबे की, उसके लिए वसाइल कहां से लाएगा? फिर इसी तरह अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, तो साउथ पंजाब में आप देखें वसाइल हैं कि नहीं है। तो साउथ अगर पंजाब की हम बात करते हैं तो साउथ पंजाब में पोटेंशियल है या नहीं है, हमने ये देखना है फाइनेंशियल सुटेबिलिटी है या नहीं है। तो देखें हम टोटल मुल्क की जो आबादी है वो आपकी रह रही है जी 53% जो है उसका पंजाब में है, और पंजाब की आबादी का जो 32% है वो रहता है जी कहां पर? साउथ पंजाब में। यानी कि आबादी का भी एक बहुत बड़ा जो चंक है वो साउथ पंजाब में है। दूसरा, साउथ पंजाब में एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल आपको मिलेगा। कॉटन इंडस्ट्री जो है वहां पर लग सकती है, कॉटन की प्रोडक्शन का हब है, और हम दुनिया में चौथे नंबर पर कॉटन प्रोड्यूस करने वाले ममालिक में हमारा शुमार होता है, 4th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर। और क्वालिटी में अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हम दूसरे या तीसरे नंबर पर हैं। हमसे अच्छी जो कॉटन है वो यूएस आई थिंक करता है पैदा, और उसके अलावा मिस्र करता है, इजिप्ट। तो हम दुनिया में तीसरे नंबर पर बेहतरीन किस्म की कॉटन पैदा करने वाले हैं। तो वहां पर कॉटन इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जो है वो साउथ पंजाब में, और वहां पर सूबा बन सकता है। इसी तरह अगर आप बात करें उसकी हजारा की, तो हजारा में भी जो है वो नए सूबे बनाए नया सूबा अगर हजारा की डिमांड हो रही है तो हजारा में नया सूबा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वहां पर हमने देखना है कि फाइनेंशियल सुटेबिलिटी की बात करेंगे और डेवलपमेंट के हमारे पास पोटेंशियल है या नहीं है। एक एरिया जिसको आप सूबा बना दें और उसमें डेवलपमेंट ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है, तो वहां पर तो जाहिर है उसको बनाने का कोई ऐसा आपको इतना फायदा नहीं होगा। तो आप वो एरिया जो लेस डेवलप्ड हैं, जहां पर लोगों की ग्रीवेंसेस हैं और वो जायज ग्रीवेंसेस हैं, उनको आप बनाएंगे सूबा। तो फिर आपने तीसरी चीज देखनी है जी, डेवलपमेंट पोटेंशियल। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जनूबी पंजाब की, तो जनूबी पंजाब को अगर सूबा बनाया जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की पोटेंशियल है। वहां पर एग्रीकल्चर को आप मजीद जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और इससे क्या होगा जी, उस इलाके में तरक्की का एक नया दौर शुरू होगा। जब एक इलाके में तरक्की का नया दौर शुरू होगा, लोगों के मसाइल हल होंगे और आपका मुल्क आगे जाएगा। सो वहां पर सूबा बनाया जा सकता है। साउथ पंजाब एग्रेरियन इकोनॉमी है और इसको डेवलप कर सकते हैं। हजारा जो है जी, इसमें भी हजारा में भी पोटेंशियल है। हजारा में टूरिज्म, ठीक है जी, टूरिज्म में आप देखें तो हजारा पाकिस्तान के जो बेहतरीन सियाती मकामात हैं। अगर हम एबटाबाद की बात करें तो एबटाबाद में आपका नथिया गली, इसी तरह नथिया गली है, अयूबिया है, ठंडियानी है, और एबटाबाद सिटी इटसेल्फ, जिसमें आपके अगर आप देखें तो आपकी शिमला पहाड़ी हो गई, हरनोई हो गई, इसी तरह इलियासी मस्जिद वगैरह। तो बहुत सारे आपके पास इलाके हैं जो ब्रिटिश ट्रैक वगैरह हैं आपके इस एबटाबाद के अंदर। तो इसकी टूरिज्म की पोटेंशियल है। इसी तरह हरिपुर के अंदर आपके दो बड़े डैम हैं, आपका जो है वो खानपुर डैम है, वो भी टूरिस्ट स्पॉट है। इसी तरह तरबेला डैम है। फिर आगे आप मानसेरा चले जाएं तो कागान, नारान, और ये एरिया जो है बहुत ज्यादा टूरिज्म की पोटेंशियल रखता है। और उसमें फिर आगे तोरगर, और ये इलाके अभी अनएक्सप्लोर हैं। आप अगर चले जाएं इस एरिया में तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है यहाँ पर टूरिज्म का कि बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज हैं हजारा के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है जी, इनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल है। फिर हजारा में हाइड्रो पावर का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। आप हाइड्रो पावर जो है वो प्लांट लगा सकते हैं, यहां से बिजली जनरेट कर सकते हैं। तो ये इलाके अगर इनको सूबे का दर्जा दिया जाता है तो फिर क्या होगा जी, इससे डेवलपमेंट होगी। ये इलाके अपना फाइनेंस भी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये अपना जो निजाम है वो खुद चला सकते हैं और तरक्की भी इस इलाके में होगी। अब आप देखें, आप
हजारा के अंदर जो कोहिस्तान है, तो कोहिस्तान बहुत ज्यादा मार्जिनलाइज्ड एरिया है, लेस डेवलप है। इसी तरह तोरगर को देखें, बडग्राम को देखें, कोहिस्तान के 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जी, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान, कोले पालिस कोहिस्तान। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर तरक्की के बहुत ज्यादा मौके हैं और उन इलाकों को डेवलप किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो चौथी चीज हम देख सकते हैं जी, वो हम देख सकते हैं जी लिंगुअल, एथनिक और जो है वो हिस्टोरिक, ठीक है नहीं जी, हिस्टोरिक बेसिस पर। ये पर्सपेक्टिव जो हमने डेमोग्राफिक, इनको भी देखना है जी, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव को भी हमने देखना है कि इन चीजों की बेस पर भी हम जो है वो एरियाज को मुख्तलिफ सूबों में डिवाइड कर सकते हैं कि जिस इलाके में एक ही जुबान बोली जाती है तो क्या उस इलाके को आप कर सकते हैं एक सूबे का बना सकते हैं, उस रीजन को ये नहीं कह सकते। जैसे कि अभी देखें आप सराइकी सूबे की डिमांड चल रही है कि सराइकी सूबा होना चाहिए, तो सराइकी बोलने वालों पर मुश्तमिल एक सूबा बनाया जाए, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो है वो अगर हम एथनिसिटी की बात करें तो पाकिस्तान में भी कुछ जो है वो एथनिक ग्रुप ये डिमांड करते हैं कि हमें भी जो है वो हमें अलग सूबा दे दिया जाए। इसी तरह अगर हिस्टोरिक उसकी बात करें तो बहावलपुर जो सूबे की तहरीक है, बहावलपुर, तो वहां पर भी यही है। अब एथनिसिटी की बात करें या एक एरिया की बात करें तो हजारे वाले ये डिमांड करते हैं जी हमें, हम हजारे में रहने वाले हैं, जो हमें हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन की बेस पर हमें जो है वो एक सूबा अलग दे दिया जाए। बहावलपुर वाले ये कहते हैं जी 1955 तक तो बहावलपुर एक अलग सूबे की हैसियत से था, तो हमें जो है वो अलग सूबा दे दें जी, हमें अलग, हमारा अलग सूबा होना चाहिए। तो इस तरीके के साथ ये चीजें भी हमारे पास हैं कि इनकी बेसिस पर भी सोचा जा सकता है, इनकी बेस पर भी नए सूबों का कयाम आप कर सकते हैं। तो ये सारी आपने जो है वो कंडीशंस देखनी है कि ये कंडीशंस हमारे पास हों तो आप नए सूबे बनाए जा सकते हैं। अगर ये चीजें हम फुलफिल कर रहे हों तो इसकी बेस पर नए सूबे हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये बात करते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं जी। हमने बात कर ली है कंडीशन क्या है हमारे आसपास के ममालिक में, बेनिफिट्स क्या हैं नए सूबों के, और फिर हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया क्या होगा हमारे लिए नए सूबों का, और फिर हमारे पास चैलेंजेस कि हमारे पास नए सूबे जो है वो अभी तक बने क्यों नहीं है, वजह क्या है, बन क्यों नहीं रहे। इतने अरसे से तहरीकें चल रही हैं जी, लोग मतलब आ रहे हैं इस मामले में, तो क्या रीजन है। तो इसमें यह है कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है जी, ये बड़ा चैलेंज है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट आपने आर्टिकल 239 इसको अमेंड करना है जी। 239 को अमेंड करेंगे और सूबों की जो हुदूद है उनको आप चेंज करेंगे। तो ये आइन में तरमीम के लिए जाहिर है कॉन्सेंसस चाहिए, इत्फाक राय चाहिए, जो कि नहीं है। फिर इसके साथ साथ इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस आती हैं कि जो भी हुकूमत आती है वो ये सोचती है कि अगर हम नए सूबे बना दिए तो उनके लिए जो खर्चा होगा वो कहाँ से करेंगे। खर्चे से मुराद ये है कि आप एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपने डेवलप करना है, नया सेक्रेटरीट, डायरेक्टरेट, ये चीजें आपने बनानी हैं, तो बहुत कुछ आपको नया करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम्स भी हैं हमारे कि इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी हैं। फिर हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है राइज ऑफ एथनिक, ठीक है जी, एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। नेशनल इंटीग्रिटी का सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि अगर हम ऑलरेडी इतने ज्यादा डिवाइड हैं तो अगर हम मजीद सूबे बना देते हैं तो हम मजीद डिवाइड हो जाएंगे और हम मजीद जो डिवीजन है उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। तो ये हमारे मसाइल हैं कि हम लोग अगर नए सूबे बनाते हैं तो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो मुतासर होगी। फिर उसके बाद हमारे पास जो है नए अगर सूबे बनते हैं तो हमारे लिए एक और मसला होगा कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ये मसला भी होगा कि रिसोर्सेज की बेस पर हमारे ऑलरेडी जो मामलात डिस्टर्ब सूबों के एक दूसरे पर ब्लेम गेम का सिलसिला है, तो वो भी होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हम किस तरह से तकसीम करेंगे। फिर हमारे पास जो है वो एक और मसला है वाटर क्राइसिस का इशू है जी, वाटर इशू कि ऑलरेडी जो हमारे मायदे हुए हैं 1991 के मुताबिक जो वाटर रिकॉर्ड हुए हैं सूबों के दरमियान, तो इस पर भी मसाइल होंगे हमारे, ठीक है। और फिर इसके साथ साथ हम अगर देखें तो
हमारे पास जो पॉलिटिकल कंसेंसस है वो नहीं है, लैक ऑफ पॉलिटिकल, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इत्तेफाक राय उनके अंदर नहीं है नए सूबों के क़याम पर। हर एक जो पार्टी चाहती है कि जिस इलाके में वो स्ट्रांग है वहां पर नहीं होना चाहिए, दूसरे इलाके में आप बना दें, तो ये फिर वायबल नहीं है। फिर इसके साथ साथ जो मेन देखें आपका जो है वो सूबों का मकसद गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर आपने जो है वो नए जो यूनिट हैं वो बनाने हैं। तो जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर आप यूनिट बनाते हैं और आपकी लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं है, तो फिर इनका कोई फायदा नहीं होगा। तो विदाउट लोकल गवर्नमेंट ये नए सूबे जो है वायबल नहीं है, जो खातिर खा फायदा है वो लोगों को नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोकल गवर्नमेंट को हमने स्ट्रांग करना है ताकि अगर नए सूबे बनाए भी जाएं तो हम जो है वो मसाइल को निचली सतह पर हल कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं जी वे फॉरवर्ड की, कि अगर इस मामले को हल करना है तो किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले मीनिंगफुल डायलॉग इमंग पॉलिटिकल पार्टीज, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको आपस में बैठकर इत्तेफाक राय के साथ जो कौमी अहमियत के मामले हैं उन पर बात करनी होगी। ठीक है जी, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान जो डायलॉग होने चाहिए, ठीक है जी, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज के इमंग के दरमियान मीनिंगफुल डायलॉग होने चाहिए, बामानी मुज़ाकरात होने चाहिए, पार्लियामेंट्री डिबेट होनी चाहिए और सिविल जो हमारी पार्लियामेंट्री डिबेट, ठीक है जी, पार्लियामेंट्री डिबेट, इसके ऊपर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए कि ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ये इश्यूज किस तरह से हल किए जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट में बहस हो और इसके साथ साथ जो हमारी सिविल सोसाइटी है, डिबेट इन सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी इस हवाले से जो है वो डायलॉग का एहतमाम करे, वो मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उन पर जोर दे कि इस तरीके के साथ अगर नए सूबे बनाए जाएं, इस तरीके के साथ इन मसाइल को हल किया जाए तो हम जो है वो अपने मसाइल को बेहतर तौर पर जो है वो सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो कि तमाम चीजों को जहन में रखते हुए बनाई जाए। वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी, वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी से मुराद ये है कि कैसी पॉलिसी होनी चाहिए जो कि तमाम फैक्टर्स को जहन में रखकर इस मसले को हल करे। नए अगर प्रोविंस बनाते हैं तो इन सारी चीजों को जहन में रखकर एक जामे पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप एक मिसाल के तौर पर आप जनूबी पंजाब में बना दें, हजारे वाले फिर उठ खड़े होंगे जी हमें नहीं बनाया आपने, पोठवार सूबे वाले अपने मतलब शुरू हो जाए हमें नहीं दिया आपने, सराइकी वाले कहें हमें बना दें, फिर इसी तरह से जो सिंध वाले हैं जी वो अपना मतलब कर दें। तो ये हमने इस तरह से करना है कि वेल आर्टिकुलेटेड पॉलिसी होनी चाहिए और इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए कि जो तमाम फैक्टर्स को, तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर बनाई जाए और किसी किस्म का कोई एतराज, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन, किसी किस्म का कोई नया मसला हमारे लिए खड़ा ना हो। और फिर हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसके तहत हम लोकल गवर्नमेंट को क्या करें जी, स्ट्रांग करें। लोकल गवर्नमेंट जब स्ट्रांग होगी तो फिर हमारे मसाइल जो है वो मुकामी सतह पर हल होंगे। मुकामी सतह पर हमारे जब मसाइल हल होंगे तो फिर आपकी जो है वो गवर्नेंस बेहतर होगी, डेमोक्रेसी पर लोगों का एतमाद बढ़ेगा और लोग इस तरह के जो मामलात होंगे उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। लोगों को जब पता चलेगा कि वो फैसला साजी के अमल में जो है वो किरदार अदा कर सकते हैं तो वो फिर आगे बढ़ेंगे और अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इस फैसला साजी में वोट भी देंगे, अहल लोगों का इंतखाब करेंगे और अपने मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने काफी चीजें जो है वो डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए फायदामंद साबित होगा और जो नए सूबे हैं उस हवाले से चीजें आपके जहन में बैठ गई हैं। फिर भी अगर आप देखते हैं कोई मसला होता है, आपको कोई परेशानी होती है तो आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं और कमेंट्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितनी हमारे इल्म के मुताबिक चीजें हैं वो आपको बताई जाएं। विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू वेरी मच।